क्या आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और 2026 में इस बार बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का जो क्लास होगा आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम लोग कैसे यहाँ पे 480 प्लस स्कोर करेंगे। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं जिनको सटीक जानकारी पता प्राप्त नहीं होता है, एक सही यहाँ पे गाइडलाइन प्राप्त नहीं होता कि अभी से शुरू से स्टार्ट से अपना तैयारी कैसे करना है कि बिहार बोर्ड का इंटर का जो एग्जाम होगा ना उसमें हम लोग टॉपर बन जाएं, एक बेहतर परसेंटेज आए। और मेरे दोस्त, यदि आप अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, यदि आप थोड़ा सा भी आप में सीरियसनेस है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि क्या होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देख लेते हैं तो आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक एक चीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे बेस्ट बुक यहाँ पे कौन सा होता है, किस बुक से अपना तैयारी कीजिएगा कि एग्जाम में बेहतर परसेंटेज आ जाए, आपको नोट्स कैसे बनाना होगा, हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव करना होगा, मतलब कई ऐसे टिप्स यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि 2026 में जो इंटर का एग्जाम होगा ना उसमें आप 480 प्लस स्कोर कीजिएगा। जो हम टिप्स बताएंगे उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त की, क्या होता है कि अभी जो आपके पास समय जो आ गया है, क्या अभी जो आपके पास समय आया है वो मई या जून चल रहा होगा, 2 महीना को हम लोग लेकर के चलते हैं और अभी से अपना तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में पूरा A to Z डिटेल यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि क्या होता है, यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं ना तो आपको टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा, टॉपर की तरह आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि कैसे हमें स्टडी करना है, किन किन किताब को फॉलो करना है, किन चीज़ों पे हमें शुरुआत से भी बहुत ध्यान देना होगा। तो मेरे दोस्त, यदि आप चाहते हैं बेहतर करना तो आज की क्लास आपके लिए काफी स्पेशल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 480 प्लस हम लोग कैसे स्कोर करेंगे, क्योंकि जो भी टॉपर रहेगा ना 2026 का 480 प्लस ही उसका अंक रहेगा। तो हमें टॉपर बनना है तो हमें किस तरह से यहाँ पे काम करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अपना समय को देखेंगे कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। तो अभी का जो समय है वही बताएं, मई या जून को हम लेकर के चलते हैं और जनवरी तक, क्या जनवरी तक है, क्योंकि क्या होता है कि हमें भी पता है और आपको भी पता है कि 1 फरवरी से हर साल आपका इंटर का एग्जाम हो जाता है और इस बार भी होगा 1 फरवरी से ही एग्जाम। तो क्या होगा कि आपके पास जो समय बचा हुआ है ना 8 से 9 महीना समय बचा हुआ है, क्या 8 से 9 महीना समय बचा हुआ है। और कई ऐसे मेरे भाई मेरे दोस्त भी होते हैं जो क्या करते हैं, बोलते हैं तो अभी तो बहुत समय है, आराम आराम से स्टडी करेंगे, बिल्कुल काफ़ी हमारे पास समय है। लेकिन मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए, यदि इस भ्रम में आप जी रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको जो अभी हम बताएंगे ना आपका दिमाग यहाँ पे खिसक जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से हम लोग समझ गए कि 8 से 9 महीना का समय हमारे पास है, या मान करके चलते हैं कि 8 महीना का समय हमारे पास है। तो ब्रदर, सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि आपका यहाँ पे क्या करना होगा कि इसको हम यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कि आपका जो नवंबर तक जो समय होगा ना, नवंबर तक ही आपको अपना पढ़ाई करना है, क्योंकि नवंबर तक आपको क्या करना होगा, आपका जो सिलेबस रहेगा ना सिलेबस को 100% कंप्लीट कर लेना है। क्या करना है, नवंबर तक आपका सिलेबस 100% कंप्लीट कर लेना है। और आप लोग यहाँ पे बोलिएगा कि भैया नवंबर तक आप बोल रहे हैं, सिर्फ नवंबर तक ही पढ़ना और नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बता रहे हैं, तो दिसंबर और जनवरी जो हमारे पास बचेगा इसमें हम क्या करेंगे। तो मेरे दोस्त जानते हैं एक टॉपर जो होता है ना इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। सबसे पहले नवंबर तक आपका सिलेबस जो होगा हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए, सभी चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट हो आपका सभी सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, सभी का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। नवंबर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और आपका जो दिसंबर और जनवरी जो समय बचाने इसमें आपको 2 काम करना है। क्या इसमें सिर्फ आपको 2 काम करना है। सबसे पहला काम आपको रिवीजन करना है और दूसरा का जो होता है लिखने का प्रैक्टिस करना है। 2 काम के अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे दोस्त, यदि आपका सिलेबस यहाँ पे नवंबर तक कंप्लीट रहेगा तब तो आप इसमें रिवीजन और यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा।
और जब आपका सिलेबस ही दिसंबर में कंप्लीट होगा तो एक महीना में आप क्या कर पाइएगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा। तो इस चीज़ को, इस बात को दिमाग से यहाँ पे एकदम कन्फर्म यहाँ पे बैठा लेना है कि हमें क्या करना होगा, नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना होगा और दिसंबर और जनवरी 2 महीने का जो समय है इसमें सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही करना है। यहाँ पे एक चीज़ तो हम समझ गए, समय को हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 महीना तो हम इसमें समय दे दिए हैं, क्या किए हैं, 2 महीना तो हमारा यहाँ पे समय निकल गया। तो हमारे पास टाइम कितना बचा, हमारे पास 9 महीना का समय था, हम लोग मान करके चलते हैं तो इसमें 2 महीना निकालें तो केवल 7 महीना आपके पास बचा हुआ समय है केवल तैयारी के लिए। क्या सिर्फ तैयारी के लिए 7 महीना का समय बचा हुआ है। तो आप लोग 7 महीना जो है ना, इसको हम शुरू से अपना यहाँ पे फोकस बना कर रखिए और एक सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। तो बात आता है, हम लोग क्या किए, यहाँ पे समझ गए कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है, कब तक हमें सिलेबस को कंप्लीट करना होगा और रिवीजन हमें कब से करना है और कब तक करना है, इतना चीज हम समझ गए होंगे। और यहाँ पे अब बात आता है मेन जो यहाँ पे हमें काम करना होगा ना भाई, कि यहाँ पे आप काम करना होगा कि कैसे हमें बेहतर परसेंटेज स्कोर करेंगे, कैसे अभी से हम अपना तैयारी करेंगे, इस चीज के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि आपको क्या करना होगा, आपका जो सिलेबस है, क्या आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को आपको समझना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको अपना सिलेबस को समझना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या, आपको पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि क्या होता है कि आप में से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अपना सिलेबस पता नहीं होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो आप एक बेहतर परसेंटेज कैसे स्कोर कीजिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे चीज यही रहेगा, आप लोग क्या कीजिएगा, अपना सिलेबस को समझिए कि आपको क्या पढ़ना है। और दूसरा काम आपको क्या करना होगा कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है ना, एग्जाम पैटर्न को भी समझना होगा। तो एग्जाम पैटर्न कैसे समझिएगा, सिलेबस को समझने का बेस्ट तरीका क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि यदि आप एग्जाम पैटर्न को समझना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, पिछले साल का पेपर उठाइए, किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग जिसका सिलेबस समझना चाहते हैं एक एक करके, जैसे कि मान लीजिए आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स का पेपर उठाइए, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री का पेपर उठाइए, सभी सब्जेक्ट का पेपर उठा करके देखिए और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछला साल का, और उसी तरह का एग्जाम पैटर्न आपको 2026 का होगा। तो इस चीज को, इस बात को अपने ध्यान में रखना है कि एग्जाम पैटर्न यदि हमें समझना है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, आपका जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। और दूसरा यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी कि आपका सिलेबस, आपको सिलेबस कैसे पता चलेगा, तो आपको पता होना चाहिए। और इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बिहार बोर्ड क्या करता है, बिहार बोर्ड जो होता है ना एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो एनसीईआरटी आप सभी किताब को ले लीजिए, एनसीईआरटी किताब को आप लोग देखिएगा, सिलेबस A to Z पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको हम मतलब सीधा सा सिंपल सा वे में आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि आप सिलेबस को समझना चाहते हैं ना तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहला, आप फिजिक्स का सिलेबस समझना चाहते हैं तो फिजिक्स का एनसीईआरटी जो किताब होता है इस किताब को लीजिए, और जितना वहां पे चैप्टर दिया गया है ना उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और उसी से पूरा A to Z क्वेश्चन रहेगा। केमिस्ट्री हो गया तो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी किताब लीजिए, उसी से रहेगा। आपका हो गया इंग्लिश है तो इंग्लिश का जो किताब होता है उसी से रहेगा। टोटल आपका एनसीईआरटी किताब ही सिलेबस है। तो आप लोग जा करके देखिएगा, या हम PDF अपलोड कर देंगे कि आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना चाहिए, अपना सिलेबस समझना चाहिए और एग्जाम पैटर्न को आपको देखना चाहिए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना बैच भी परचेज कर लिए होंगे। चाहे आप इसमें से 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, सबसे पहला जो ऑनलाइन क्लास करते होंगे और दूसरा वैसे मेरे भाई होंगे जो ऑफलाइन क्लास करते होंगे। आप कहीं से भी क्लास करते हैं, डजेंट मैटर, कोई यहाँ पे अति नहीं होता। आप जहाँ भी कंफर्टेबल हैं आप वहाँ क्लास कीजिए, लेकिन बात आता है वही कि अपना सिलेबस को समझिए, एग्जाम पैटर्न को समझ करके अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, और हर एक स्टूडेंट इससे परेशान रहता है, यहाँ पे बुक्स को लेकर के, क्या अपने किताब को लेकर के परेशान रहते हैं कि हमें कौन सा किताब को फॉलो करना चाहिए। और इस चीज में हम लोग भी परेशान थे, हम भी परेशान थे, क्योंकि जब हम भी क्लास 12 में थे और अपना प्रिपरेशन कर रहे थे बोर्ड एग्जाम का, तो हम भी कंफ्यूज रहते थे कि कौन ऐसा किताब हम लोग पढ़ लें कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन टकरा जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन से किताब को पढ़ना चाहिए कि एग्जाम में जो होगा एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आए। तो मेरे दोस्त, आपको हम 3 किताबें सजेस्ट करेंगे और उस 3 किताब को पढ़िएगा, एग्जाम में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन
नहीं छूटेगा। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका किताब है आपका एनसीईआरटी है। क्या आपका एनसीईआरटी है? देखिए आप काम क्या कीजिएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट रहे, आपका मैथमेटिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, या आपका जो भी होता है ना, आप साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो, जो भी जिस भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला आप लोग एनसीईआरटी किताब ले लीजिएगा। क्या एनसीईआरटी किताब लीजिएगा। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए, तो आप लोग एनसीईआरटी किताब ले लीजिएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि आप में से दो तरह का स्टूडेंट होंगे, एक का हिंदी मीडियम होगा और दूसरे का इंग्लिश मीडियम होगा। तो आप जिस भी मीडियम का स्टूडेंट हो, आप लोग क्या कीजिएगा, हिंदी मीडियम वाला है तो हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी किताब ले लेना है, और आपका मीडियम यदि इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी जो किताब होता है उसको ले लेना है। बस यही काम करना है। सबसे पहला किताब आपका एनसीईआरटी हो गया, और दूसरा जो होता है क्वेश्चन बैंक ले लेना है। क्या दूसरा किताब आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। और क्वेश्चन बैंक में जाते हैं बहुत सारा मेरे भाई भाइयों ऐसे परेशान होते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, किस क्वेश्चन बैंक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में टकराता है। तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि 2026 एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है। उस वीडियो को देखिएगा, पूरा 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है और कौन सा क्वेश्चन बैंक हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा यूजफुल होगा। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए एक बुक लेना है। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बुक लेना है। तो यहाँ पे बात होता है भाई ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा बुक लेना है, किस पब्लिकेशन का बुक सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिकेशन मैटर नहीं करता, वैसा बुक आपको लेना है कि एक किताब के अंतर्गत सभी आपका सब्जेक्ट रहे, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, जिसमें कि पिछले साल का क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ हो। अपने आप में किताब बेस्ट है, किसी भी पब्लिकेशन का हो। और अधिक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें तो टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज करके एक बुक आता है, एक किताब आता है, और कम्युनिटी पोस्ट में उसका फोटो अपलोड कर देंगे, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। आप बोलिएगा दुकानदार को कि हमें टारगेट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक चाहिए, आपको मिल जाएगा। बस इसी 3 किताब को फॉलो करना है, इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इतना यदि आप कंप्लीट करते हैं तो मानिए यहाँ पे विश्वास रखिए कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, और ऑब्जेक्टिव के लिए किताब ले लेना है। बस इतना ही काम करना है। और उसके बाद अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला जो पॉइंट है कि रेगुलर स्टडी। क्या होता है कि रेगुलर स्टडी, क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं जो क्या करता है, एक दिन पर 10 घंटा पढ़ेंगे, एक दिन 15 घंटा पढ़ लेंगे, लेकिन क्या होगा कि 2-3 दिन बीच में गैप ले लेंगे। लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना, आपको पूरा कंसिस्टेंट रहना है, और आपको डेली बेसिस पे रेगुलर स्टडी करना। और रेगुलर स्टडी जो होता है आपको बहुत ही शानदार बनाता है, बेहतर बनाता है। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर स्टडी जरूर कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम होता है, और हम में से मैक्सिमम ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं जो इस गलती को करते हैं कि आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। क्या आप लोग नोट्स बनाने पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ जहां क्लास करने जाते हैं आप रफ जो आपका कॉपी होता है, रफ कॉपी में ही आप लोग लिखते चल जाते हैं। तो आपको नोट्स बनाने पे ध्यान देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नोट्स जो होता है आपको 2 तरह से बनाना चाहिए। क्या आपको 2 नोट्स बनाना चाहिए, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स बनाना है, और सभी सब्जेक्ट के लिए 2-2 नोट्स बनाना है। सबसे पहला नोट्स जो होगा आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या शॉर्ट नोट्स बनाना है। और दूसरा जो नोट्स बनाना है आपको कंप्लीट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स के लिए आपको क्या करना है, डायरी ले लेना है। क्या करना है, एक डायरी ले लेना है आप जिसमें कंफर्टेबल रहिएगा। शॉर्ट नोट्स के लिए आपको डायरी लेना है, और कंप्लीट नोट्स बनाने के लिए आपको आपके लिए जो भी यहाँ पे कॉपी होता है बढ़िया, वो वाला कॉपी ले लेना है। आप लोग यहाँ पे रिंग वाला कॉपी मार्केट में आ गया, तो रिंग वाला कॉपी आप लोग ले सकते हैं। लेकिन आप बात यहाँ पे आता है कि शॉर्ट नोट्स में हमें क्या लिखना है, और लॉन्ग नोट्स जो हमारा होता है इसमें हमें क्या लिखना है। तो शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे कि क्या होता है कि सभी सब्जेक्ट के लिए हम आपको बताएं, तो बात करते हैं कि आपका फिजिक्स हो गया। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है कि जितना भी एसआई मात्रक है सबको एक साथ लिख देना। वहां पे शॉर्ट नोट्स में जितना उसका बीमीय सूत्र है सबको लिख देना है, जिसका उसका फॉर्मूला, जितना उसका फॉर्मूला होता है, जैसे विद्युत आवेश बराबर में क्या होता है, उसके बाद जितना भी फॉर्मूला होता है सबको एक जगह इंक्लूड करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक जगह लिखना है, यही होता है शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स में इसी सब चीज को वहां पे लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट नोट्स करने का मतलब क्या होता है कि चैप्टर वाइज आप लोग नोट्स को तैयार कीजिएगा। से पहला चैप्टर आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जितना भी सर लिखाए हैं, जो यहाँ पे परिभाषा लिखाए हैं, उसका मेन पॉइंट लिखा है, पूरा वहां पे चैप्टर का नोट्स बना लेना है। तो 2 तरह का नोट्स आपको हर एक सब्जेक्ट में बनाना है, चाहे वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, सभी
उसी का नोट्स बनाना है। और मैथमेटिक्स में आप लोग बोलिएगा कि नोट्स क्या बनाएंगे, तो भैया सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि आप लोग मैथमेटिक्स में भी नोट्स बनाइएगा और जितना क्वेश्चन एनसीईआरटी का होता है सभी क्वेश्चन को आप लोग इंक्लूड कीजिएगा। और शॉर्ट नोट्स में मैथमेटिक्स में आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी वहाँ पे फॉर्मूला होता है, थ्योरी होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे कि नोट्स आपको कौन कौन बनाना है और किस तरह से आपको नोट्स बनाना है। अगला जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो कि स्टूडेंट को टॉपर बनाता है, क्या टॉपर बनाता है, वो क्या है मेरे भाई, हैंड राइटिंग है। क्या आपका हैंड राइटिंग है। आप लोग बोलिएगा कि भैया इंटर में चल गए हैं तो हैंड राइटिंग क्या मैटर करेगा, तो ब्रदर आपको पता होना चाहिए यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, यदि आप फुल में से फुल अंक लेना चाहते हैं तो आपको अपने हैंड राइटिंग पे ध्यान देना होगा। और हैंड राइटिंग जानते हैं आपको टॉपर बनाने में कम से कम यहाँ पे 40 से 50% भूमिका निभाता है। क्या 40 से 50% भूमिका निभाता है। तो आपका यदि हैंड राइटिंग बढ़िया है तो स्वाभाविक है कि आपको एक बेहतर परसेंटेज आएगा। तो आपको अपने हैंड राइटिंग पे अभी से ही काम करना चाहिए। तो हैंड राइटिंग पे हम लोग का क्या काम करेंगे, दो चीज आपको इम्प्रूव करना है, दो चीज में आपको सुधार लाना है। सबसे पहला चीज कि क्या होता है कि आपको स्पीड को मेंटेन रखना है। क्या करना है, स्पीड को मेंटेन रखना है। क्योंकि क्या होता है कि हम सब क्या करते हैं कि जो भी गांव के स्टूडेंट होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, स्पीड पे ध्यान नहीं देते, आराम से लिखते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है जब आपके पास समय तो फिक्स होता है और समय फिक्स होता है और जब आप अस्थिर से लिखते हैं, आपका स्पीड नहीं होता है, तो पूरा क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। और पूरा क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तो आपको पूरा में से पूरा अंक कैसे मिलेगा। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमें हैंड राइटिंग पे काम करना है, स्पीड पे काम करना है, हमारा स्पीड ठीक होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ हमारा जो हैंड राइटिंग जो है ना यहाँ पे गुड होना चाहिए, मतलब अच्छा लिखावट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये बहुत बड़ा समस्या है। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जिनका हैंड राइटिंग का स्पीड रहेगा अच्छा, लेकिन उसका हैंड राइटिंग ही अच्छा नहीं रहेगा। और या जिनका हैंड राइटिंग तो अच्छा है लेकिन उनका स्पीड ही नहीं रहेगा। तो आपको दो काम करना होगा, आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए और अच्छा के साथ साथ आपका स्पीड भी होना चाहिए। क्योंकि स्पीड जब तक नहीं रहेगा तब तक आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा और आपको पूरा अंक नहीं मिलेगा। तो आपको हैंड राइटिंग पे अभी से काम करना होगा। तो हैंड राइटिंग को इंप्रूव कैसे कीजिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप लिखिएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके बारे में जानते हैं, हम एक चीज बताते हैं कि 90% ऐसे मेरे भाई होते हैं जो इस गलती को करते हैं। क्या 90% विद्यार्थी इस गलती को करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। क्या रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन करने से कतराते हैं। और जानते हैं, आपको हम बताते हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तब तक आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे आपको लग भी नहीं करेगा कि हम कुछ पढ़े हैं। तो आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यदि आप चाहते हैं कि हम इस तरह के कैटेगरी में आए कि हमारा जो अंक हो 450 अंक की आए या 460 अंक की आए या हम बिहार टॉपर बने, तो मेरे भाई आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और रिवीजन ही आपके अंक को इंक्रीज करता है, आपके परसेंटेज को बढ़ाता है। तो रिवीजन पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, हम लोग कैसे रिवीजन करेंगे कि जल्दी चीजें को नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे पहला आता है रिवीजन, जानते हैं आपको 2 स्टेप में करना होगा। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, आपको डेली रिवीजन करना होगा। क्या डेली रिवीजन करना होगा और डेली रिवीजन करना होगा। और दूसरा जो होगा रिवीजन करने का स्टेप, आपको वीकली रिवीजन करना होगा। डेली का मतलब आप लोग समझते हैं और वीकली का मतलब क्या होता है कि आपको सप्ताह में रिवीजन करना होगा। तो डेली रिवीजन कैसे करना है, डेली रिवीजन कितना घंटा, कितना कौन सा सब्जेक्ट में देना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपका 5 गो सब्जेक्ट रहेगा। तो 5 सब्जेक्ट में आपको जानते हैं क्या करना होगा, आधा घंटा का रिवीजन प्रत्येक दिन 5 सब्जेक्ट में करना है। तो आपका 5 गो सब्जेक्ट है तो सिंपली आप समझिए कि 2 घंटा 30 मिनट आपको रिवीजन पर डेली देना है। और इतना रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। और इतना रिवीजन आप करते हैं डेली, आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा जो होता है वीकली रिवीजन, तो आपको पता होना चाहिए कि सप्ताह में क्या होता है, 7 दिन होता है। तो आपको क्या करना होगा कि 2 दिन का जो समय होता है ना, शनिवार और रविवार, आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है और नोट्स बनाना है। बस इतना ही चीज आपको करना है शुरुआत में। और जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाता है ना, तो आपको 2 दिन सिर्फ आपको रिवीजन करना है। शनिवार और संडे, यहाँ पे शनिवार और रविवार का समय जो होता है उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आपको रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है और वीकली रिवीजन करना है। इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है। उस पर दूसरा काम क्या होता है कि पास्ट
ये मतलब 8 to 9 ईयर्स क्वेश्चन, मतलब जो भी पिछले 8 से 9 साल का क्वेश्चन होता है ना सभी सब्जेक्ट का उसको कंप्लीट कर लेना है। क्या उसको कंप्लीट कर लेना। ये यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कहाँ मिलेगा, आपका जो क्वेश्चन बैंक है क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। तो कम से कम 8 से 9 साल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। उस जितना भी क्वेश्चन पिछला साल पूछा गया सबको रट लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड क्या करता है कि 50 से यहाँ पे 60 से 50% जो क्वेश्चन होता है ना पिछला साल वाला जो होता है क्वेश्चन बैंक से रिपीट करता है। तो पिछला साल का जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, उसको आप लोग जरूर रट लीजिएगा। और उसके बाद एक गलती जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं जिनका सपना होता है बेहतर परसेंटेज लाना, वे लोग क्या करते हैं कि सभी सब्जेक्ट को कॉमन लेकर के नहीं चलते हैं। क्या सभी सब्जेक्ट को कॉमन लेकर के नहीं चलते हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि कई ऐसे मेरे भाई होंगे जिनको मैथ पढ़ने में अच्छा लगेगा ना तो वे सिर्फ मैथ पढ़ते रहेंगे, जिनको फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगेगा वे सिर्फ फिजिक्स पे ज़्यादा समय देंगे और बाकी सब्जेक्ट पे यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका परसेंटेज बनेगा मेरे भाई, आपको क्या मतलब 5 गो आपका सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट को जोड़ करके ऑल ओवर आपका परसेंटेज जो है यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, सभी सब्जेक्ट को आपको कॉमन ध्यान देना चाहिए, सभी सब्जेक्ट को आपको बराबर लेकर के चलना चाहिए और सभी सब्जेक्ट को अपना प्रयास यहाँ पे आपको करना चाहिए कि हम यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें और सभी सब्जेक्ट में एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ अपना तैयारी करें और एक बेहतर परसेंटेज लाएं। और सभी सब्जेक्ट में केवल आप जानते हैं यहाँ पे 80 भी नंबर लाते हैं तो आपका 400 अंक तो ऐसे ही हो जाता है। तो आपको सभी सब्जेक्ट को कॉमन लेकर के चलना चाहिए। और यहाँ पे कुछ टिप्स आपको और बता देते हैं कि जैसे आपका फिजिक्स है, क्या आपको फिजिक्स में किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए और बायोलॉजी में क्या करना चाहिए। तो आपका जो फिजिक्स है ना ब्रदर, फिजिक्स में क्या होता है आप लोग डेरिवेशन से आप लोग हमेशा कतराते हैं, डेरिवेशन को मतलब उसको क्या करते हैं स्किप करते जाते हैं। तो डेरिवेशन को आपको 100% कंप्लीट करना है और वैसा डेरिवेशन जो कि पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है, एक भी डेरिवेशन को नहीं छोड़ना। डेरिवेशन कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका लेंस सूत्र आ गया, आपका दर्पण का सूत्र आ गया, ये सबको 100% यहाँ पे कंप्लीट करना। जैसे कि क्या होता है कि सत्यापित करें, मतलब गोस के प्रमेय को सत्यापित करें। तो इस तरह का जो भी डेरिवेशन होता है उसको 100% कंप्लीट करना है। और जो पिछला साल पूछा गया उसको सिर्फ कंप्लीट कर लीजिएगा ना, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। और PYQ जो होता है डेरिवेशन वही काफी रहता है, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो होता है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या करना, आपको रिएक्शन जो होता है ना, रिएक्शन पे बहुत ध्यान देना होगा। रिएक्शन पर आप जितना आप कमांड कीजिएगा उतना ही आपका केमिस्ट्री बेहतर होगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में बात करते हैं कि बायोलॉजी, और बायोलॉजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और हर एक स्टूडेंट इससे परेशान रहते हैं कि वे लोग डायग्राम पे ध्यान नहीं देते हैं। डायग्राम पे ध्यान नहीं देते हैं, वे डायग्राम बनाना ही नहीं चाहते हैं। और आपको पता होगा कि एग्जाम में 5 अंक वाला क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है वे लोग क्या वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो डायग्राम पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। और डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो भी पिछला साल पूछा गया सिर्फ उसको कंप्लीट कीजिए। जब आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है तो एक चैप्टर में जितना भी डायग्राम होता है उसका ना मल्टीपल्स टाइम प्रैक्टिस करना, और जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए यदि आपका सपना बड़ा है तो मेहनत जो होगा उससे बड़ी होनी चाहिए। तो इस बात को, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना है कि हमें क्या करना होगा, एक बेहतर परसेंटेज लाना होगा। और बेहतर परसेंटेज यदि हमें लाना है हमें किन किन गलती को नहीं करना है, हमें किन किन चीज पे यहाँ पे विशेष ध्यान देना होगा। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे कि हमें अपना तैयारी कैसे करना है, किस तरह से करना है और किस तरह से हम अपना तैयारी करेंगे बेहतर परसेंटेज आए। लेकिन इसके अलावा भी आपके मन में किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कीजिएगा और उसका आंसर हम लोग जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।